आज जो हम पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन का क्या स्वरूप है, सामाजिक विभाजन की उत्पत्ति कैसे होती है और सामाजिक विभाजन और विभिन्नता में क्या अंतर है। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग ही शासन का केंद्र बिंदु होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए और लोगों के द्वारा ही शासन किया जाता है। इस शासन व्यवस्था में लोक प्रतिनिधि लोगों के हित और उनकी इच्छाओं को बहुत ही महत्व देते हैं। इसी कारण लोकतांत्रिक व्यवहार समाज में उभरते द्वंद्व यानी कि कॉन्फ्लिक्ट से प्रभावित होता है। चलिए इस बात को समझने के लिए हमें उदाहरण का सहारा लेते हैं। दोस्तों, 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या 34% थी, जो कि 2001 में बढ़कर 57% से ऊपर हो गई थी। दोस्तों, इस समय तक दक्षिण भारत के चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में विकास के कारण दक्षिण भारतीयों की मुंबई आने वाली तादाद काफी कम हो गई थी। अब यहाँ काम की तलाश में आने वाले लोग हिंदी भाषी थे। दोस्तों, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के द्वारा किए गए एक अध्ययन में पता चला कि लगभग 49% प्रवासी लोग यानी कि वो लोग जो माइग्रेशन करके आए थे वे उत्पादन कार्यों में लगे हुए थे। इस अध्ययन के द्वारा ये पता चला कि अधिक वेतन और सुविधा पाने वाले सफेद पोश कार्यों में मराठियों का वर्चस्व था और दूसरी ओर उत्तर भारत से आने वाले हिंदी भाषी लोग मुंबई में छोटे छोटे रोजगारों के जरिए अपना जीवन व्यापन करते थे। इस बात से हमें यह तो समझ आता है कि महाराष्ट्र में मराठियों का दबदबा था। पिछले दिनों कुछ राजनेताओं ने तुष्टीकरण राजनीति अपेक्षा की पूर्ति हेतु मराठी मानुष की भावना भड़काकर उत्तर हिंदी भाषी छात्रों के नागरिकों को बेरहमी से पीटा और मुंबई छोड़ने को मजबूर किया। कई लोगों की इस मारपीट में मृत्यु भी हो गई। इसी प्रकार रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में मैसूर में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट की गई। उत्तर पूर्व असम राज्य में बिहारियों की हत्या की गई। दोस्तों, यह देखने वाली बात है कि हिंसा कृतियों में शिकार होने वालों की पहचान केवल क्षेत्र विशेष थी, न कि जाति या धर्म या संप्रदाय विशेष। दोस्तों, इन सभी उदाहरणों को जिनको हमने पढ़ा, ये सब उदाहरण बताते हैं कि इस तरह का हिंसात्मक व्यवहार लोकतंत्र की स्थापित सिद्धांत और हमारे संविधान द्वारा दिए गई स्वतंत्रता के विरुद्ध व्यवहार है। लेकिन तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत सत्ताधारियों द्वारा इसका कठोर विरोध नहीं हो पाता। इस द्वंद्वात्मक पहलू का सीधा प्रभाव लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहारों पर पड़ता है। इन उदाहरणों से हमें यह भी समझ आया कि भारत में सामाजिक विभाजन बहुत ही जटिल है। यहाँ उत्तर भारतीयों की संस्कृति और दक्षिण भारतीयों की संस्कृति में बड़ा अंतर है। इसी के साथ साथ हमारे देश में भाषीय अंतराल भी बहुत बड़ा है। इसी के साथ साथ अगड़ी जातियों और पिछड़ी जातियों के बीच जद्दोजहद और टकराव चलता रहता है। इन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि द्वंद्वों का प्रभाव लोकतंत्र के शासन को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि सामाजिक भेदभाव और विविधता की उत्पत्ति कैसे होती है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के लिए अपने समुदाय या अपनी जाति का चुनाव करना उसके वश में नहीं होता, क्योंकि जन्म के कारण ही कोई व्यक्ति किसी समुदाय का सदस्य हो जाता है। यदि कोई दलित परिवार में जन्म लेता है तो वह बच्चा स्वाभाविक तौर पर
उसी समुदाय का सदस्य हो जाता है। स्त्री, पुरुष, काला, गोरा, लंबा, नाटा आदि जन्म का परिणाम है। इस तरह के सामाजिक विभाजन जन आधारित सामाजिक विभाजन कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों, सभी सामाजिक विभाजन जन्म से आधारित नहीं होते। कुछ विभाजन ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम अपनी इच्छा से चुनते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है या दूसरे समुदाय का सदस्य बन जाता है। अपनी इच्छा अनुसार पेशा चुनने से भी लोग दूसरे समुदाय का सदस्य बन जाते हैं। दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि सामाजिक विभिन्नताएं हमेशा सामाजिक विभाजन का स्वरूप लेती है। जैसा कि हमने दिए गए उदाहरण में बात करी, मुंबई में मराठियों के हिंसा का शिकार हुए व्यक्तियों की जातियां, उनका धर्म, उनके लिंग अलग अलग थे, लेकिन उनमें एक समानता थी। वह समानता थी कि वे सभी एक ही क्षेत्र के लोग थे। उनका हित समान था और वे सभी अपने व्यवसाय और पेशे में संलग्न थे। इस कारण सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले पाई। दूसरे शब्दों में कहें तो सामाजिक विभिन्नता के कारण लोगों में विभेद की विचारधारा जरूर बनती है, लेकिन यही विभिन्नता कहीं कहीं पर समान उद्देश्य के कारण मूल का काम भी करती है। इसका एक उदाहरण यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय विद्यार्थी भारतीय समाज के विभिन्न समुदाय से संबंध रखते थे, लेकिन अपने समूह के सीमाओं से परे उनके समान उद्देश्य के कारण समानता थी। और यही कारण था कि सभी भारतीय छात्र कुछ उपद्रवी ऑस्ट्रेलियाइयों की हिंसा के शिकार हुए। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति की एक से ज्यादा पहचान होती है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर यानी कि सोशल डिफरेंसेस दूसरे अनेक विभिन्नताओं यानी कि अदर डिफरेंसेस से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। चलिए एक दूसरा उदाहरण देखते हैं सवर्णों और दलितों का। दोस्तों, सवर्णों और दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है, क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब, वंचित और बेघर है और भेदभाव का शिकार भी है, जबकि सवर्ण आमतौर पर संपन्न और सुविधा युक्त है। इस तरह के सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं और इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि सामाजिक असमानताएं कई समूहों के बीच होती है, लेकिन किसी एक मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर दृष्टिकोण अलग अलग होता है। उदाहरण के तौर पर उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ईसाई बहुल देश हैं। यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो खेमों में बटे हुए हैं, लेकिन दोनों गुटों के बीच सामाजिक विभाजन का आधार एक जैसा नहीं है। उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक समाज गरीब है और वंचित है। लंबे समय से वे शोषण के शिकार हैं। लेकिन उत्तरी आयरलैंड में धर्म और वर्ग के बीच गहरी समानता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों के बीच पूरे रूप से समानता और एकता दिखाई देती है, जबकि नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर गति है। लेकिन उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच सीधे रूप से मारकाट चलती रहती है, जबकि नीदरलैंड में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां धर्म और वर्ग के बीच कोई मेल नहीं दिखाई पड़ता। तो दोस्तों, कोई भी देश चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सामाजिक विभाजन और विभिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो दोस्तों, हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि टकराव और सामंजस्य लोकतंत्र की सीढ़ियां हैं, जिससे गुजरने पर ही लोक सत्ता अपनी नीतियां निर्धारित करती है।
ये नीतियां आसानी से निर्धारित नहीं हो पाती, बल्कि प्रतिद्वंद्विता के कठिन परिवेश से गुजरते हुए सामंजस्य का माहौल बनाने का प्रयास करती है। परिस्थिति के परिणाम स्वरूप सभी संघर्ष गुट इसे स्वीकार कर लेते हैं और नीतियां निर्धारित होती जाती है। तो दोस्तों, प्रतिद्वंद्विता यानी कि कॉन्फ्लिक्ट लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। चलिए दोस्तों, आज के इस पाठ में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने जाना कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद कैसे होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन का क्या स्वरूप है, सामाजिक विभाजन की उत्पत्ति कैसे होती है और सामाजिक विभाजन और विभिन्नता में क्या अंतर है। दोस्तों, आप घर जाकर अपनी पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति में से पाठ 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जरूर पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि जाति का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है और सामाजिक विभाजन के निर्धारक तत्व कौन से होते हैं। धन्यवाद।